नमस्कार, हमारे खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान से छिड़े सियासी बवाल की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया है कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन असल में वे आदिवासी हैं। यानी जो लड़ाई वनवासी और आदिवासियों को लेकर, इस शब्दों को लेकर लगातार सियासी पारा हम देखते हैं। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भले ही आप वनवासी कह लीजिए, लेकिन वो आदिवासी हैं। अब इसी बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। जीतू पटवारी ने पलटवार किया है और इस पर सियासी पारा गर्मा गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट और समझिए क्या है पूरा मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे के बीच आदिवासी मुद्दों पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल आदिवासी बहुल बैतूल जिले में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वास्तव में वो आदिवासी हैं। आदिम और आदिवासी तो सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर रहते हैं और उनकी ये जीवन शैली आध्यात्मिकता का कारण है। उन्होंने आगे कहा कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं, जबकि ये आदिवासी है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं। राष्ट्रपति के बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासी समाज को वनवासी कहना उनकी पहचान और अस्मिता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा इस विषय पर अपना स्पष्ट रुख रखती रही है। वहीं जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की समस्याओं को और ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न अनुमतियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में आदिवासी भूमि खरीदी गई है। इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इन्हीं को वनवासी नाम से कई प्रोग्राम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चलाए, कई योजनाएं चलाई। उनकी सरकारों ने भी वनवासियों के नाम से कई योजनाओं पर अपना नामांकन किया और कांग्रेस पार्टी इसको इंडोर्स करती रही, बार बार करती रही। मैंने भी कई बार इस पर बयान दिए, हमारे आदिवासी नेताओं ने बयान दिए। हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार ने कुछ दिन पहले इसमें गहरी आपत्ति ली थी। उस पूरी भावना को राहुल गांधी की मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी ने महसूस किया और देश के सामने ये कहा कि वनवासी अपनी जगह हो सकते हैं, वन में रहने वाला, पर आदिवासी ही, मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भावना उसको इंडोर्स किया, उसको आत्मसात किया। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। एमपी में आदिवासी मुद्दे पर घमासान। राष्ट्रपति ने आदिवासी को वनवासी नहीं माना। अब आदिवासी पहचान पर शुरू हुई सियासत। राष्ट्रपति के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। बयान पर बीजेपी कांग्रेस का सियासी पलटवार। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राष्ट्रपति का दौरा आदिवासी समाज के कल्याण और सिकल सेल जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और इसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि जीतू पटवारी जी राष्ट्रपति जी का भी सम्मान नहीं कर सकते। वैसे कांग्रेस तो हर समय उनका अपमान करती आई है, क्योंकि उनके पेट में दर्द हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, इस बात की चिढ़ है। ये जीतू पटवारी जी राष्ट्रपति जी के दौरे का विरोध नहीं कर रहे, ये आदिवासी समाज का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश दौरे के साथ आदिवासी पहचान, अधिकार, शिक्षा, रोजगार और भूमि संरक्षण जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। कांग्रेस जहां इन विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे आदिवासी कल्याण के लिए चल रहे प्रयासों के खिलाफ राजनीतिक अभियान बता रही है। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और बयानबाजी का सिलसिला मध्य प्रदेश में से लेकर देखने को मिला, जब राष्ट्रपति ने आदिवासियों को वनवासी ना कहकर आदिवासी कहा और कहा कि आप कहे वनवासी भले ही कह लें, लेकिन वो आदिवासी हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं। इससे पहले भी इस शब्दों को लेकर कई तरह की सियासत पहले देखने को मिली है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आप कौन से करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए हैं। प्रेम व्यास साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में।
और साथ ही कांग्रेस की ओर से प्रवीण खरे जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका वीएस टीवी में। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं नीरज तिवारी स्टूडियो मौजूद हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका वीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम व्यास साहब, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि ये जो शब्द है वनवासी और आदिवासी, इसको लेकर बहुत सियासत हमने इससे पहले देखी है। भारतीय जनता पार्टी वनवासी शब्द का प्रयोग करती रही है, लेकिन राष्ट्रपति ने यहां पर साफ किया है और कहा कि आप भले ही वनवासी कह लीजिए, लेकिन वो होते आदिवासी हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी साहब भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब इस शब्द का प्रयोग करती है तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को कमजोर करती है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? अधिकार सिर्फ शब्दों से नहीं आते, अधिकार कर्मों और कृत्यों और कर्तव्यों से आते हैं, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। आज भी जो कार्यक्रम था वो आदिवासी अंचलों में सिकल सेल एनीमिया, उसके उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्य किए गए, कितने स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए, और उन आदिवासी अंचलों में जो लगभग 70 वर्षों से व्याप्त बीमारी थी उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी स्क्रीनिंग टेस्ट हुई। 7 करोड़ पूरे देश में, लगभग जो है 1.32 करोड़ मध्य प्रदेश में। उसके बाद में कई सारे समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे जो राज्यपाल है मंगूभाई पटेल, वे खुद इस अवसर पर आदिवासी अंचलों में जाकर स्वयं निरीक्षण करते हैं। भोपाल में हर दूसरे महीने मंत्रालय की बैठक लेकर ये ध्यान रखते हुए देखते हैं कि उन आदिवासी अंचलों में कितना कार्य हुआ। तो मुझे लगता है सिर्फ शब्दों को पकड़ना तो ये कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है। आप देखेंगे 1961 में प्रपत्रों में से आदिवासी शब्द किसने हटा दिया था? उसके बाद में बहुतायत में नामांतरण हुआ था। भाई अंग्रेजों के समय से जो व्यवस्था थी उसको क्यों आपने हटा दिया? सिर्फ आप चाहते थे कि वहां पर जो है मतांतरण हो, वहां पर। ठीक है प्रेम व्यास साहब, लेकिन यहां से मैं एक बार फिर आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा, स्टैंड चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगता है कि वनवासी शब्द कहना ज्यादा सही है या आदिवासी से? कि आप इसको अगर कहते हैं तो क्या आप मानेंगे, क्योंकि चर्चा छिड़ी है, एक बार फिर स्पष्ट कीजिएगा कि आपको वनवासी ज्यादा बेटर लगता है बीजेपी को, या फिर आप आदिवासी में भी सहमत हैं? पर्याय शब्द है, हमारे देश की गौरवशाली वैभवशाली जनजातीय परंपरा के प्रतिनिधित्व करता है वे। तो मुझे लगता है, और आप बताइए ना, जो लोग संविधान की पुस्तक हाथ में लेके घूमते हैं, संविधान में तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब दिया हुआ है। अगर कांग्रेस कहती कि ये शब्द है तो मुझे बताइए संविधान निर्माताओं ने क्यों लिखा था? इसीलिए मैंने कहा 1961 के प्रपत्रों में से हटा दिया था भाई, मतांतरण के उद्देश्य से हटा दिया था। उसके बाद में देश का सबसे बड़ा नरसंहार करा कांग्रेस ने 1 जनवरी 1948 को खरसावा में, जब वहां से उन्होंने बिहार से झारखंड में जो अभी सम्मिलित हो गया खरसावा, उसका विरोध कर रहे थे। 50,000 आदिवासियों पे गोलियां चलाई। 1 जनवरी 1948 इतिहास में दर्ज है, और उस समय राम मनोहर लोहिया साहब ने उसकी तुलना जलियांवाला कांड से करी थी। तो ये वही कांग्रेस है जो उस समय भी आदिवासियों के खिलाफ थी। और मुझे बताइए ना, 600 से 700 सरकारी योजनाएं, कितने आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिया? अरे आदरणीय द्रौपदी जी मुर्मू जी के खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा करा। और गोविंद सिंह साहब क्या कहते हैं जब रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन होता है कि पता नहीं कहां से लाके स्थापित कर देते हैं। अब जिन लोगों की मंशा ऐसी रही है, और अधीर रंजन चौधरी जी का स्टेटमेंट राष्ट्रपत्नी कह के वो अपमान कर रहे थे, तो इस तरह के अपमान करना आदिवासी समाज का ये कांग्रेस का चरित्र है। हमने आदिवासी समाज को ठीक है प्रेम व्यास साहब, आपका अपना तर्क है। प्रवीण खरे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिन बातों का जिक्र जीतू पटवारी जी ने किया, आप लोग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कौन हितैषी है तो इतिहास का आईना वो आपको दिखा रहे हैं। कब कब आपने आदिवासी विरोधी कार्य किए, इनमें शामिल रहे, या फिर तमाम तरीके के फैसले, लड़ाइयां को लेकर जो जिक्र होता है। और दूसरी बात यह है कि वो अधिकारों को कम करने की आप जहां तक बात कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप इसे परफॉर्मेंस के देखिए, कितना काम अभी किया क्या है। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, सिकल सेल को लेकर जो एक अभियान बनाकर जो कार्य किया गया है, उसके परिणामों को देखिए। और साथ ही राष्ट्रपति ने जो कहा अब, और इसको लेकर कानून में बहुत लोग तो दिखता नहीं है कि आदिवासी ही उनके लिए स्पष्ट है, या कानूनी रूप से अगर कोई ना कहे तो वो गलत है, ऐसा कोई कानूनी रूप से पहलू भी नजर नहीं आता है। प्रवीण जी, देखिए ऋषभ जी, हमारे साथी प्रवक्ता जी अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का सम्मान करती है, तो फिर वनवासी बोलने में क्या आवश्यकता है? उनको आदिवासी रहने दीजिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ जहां एक और भारतीय जनता पार्टी दंभ भर रही है, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर पदासीन किया, तो वही राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही तो बोला गया कि हमें वनवासी नहीं आदिवासी बोला जाए। नहीं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि आप लोग इस शब्द को पकड़कर राजनीति करते हैं, और वनवासी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले भी कहा जाता रहा है। नहीं जी, नहीं सर, देखो मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा है मतलब अनादिकाल से वासी मतलब रह रहे, मतलब इस जल जंगल जमीन का
स्वामित्व आदिवासी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द इसलिए हो रहा है आदिवासी शब्द से कि ये जल जंगल जमीन बेचने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, अपने सरकार के सेठों को बेच रहे हैं। किस तरह पूरे देश के अंदर आदिवासियों के साथ क्या दुराचार हो रहा है, क्या अन्याचार हो रहा है। अभी एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1 पर हम। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से इतना ही लगाव प्रेम करती है तो महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय जी, ठीक है प्रवीण जी, इस पर भी एक रिएक्शन दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आप अधिकारों की बात कर रहे हैं तो वो जमीन पर देखिए। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जो काम हुआ है, जो तमाम उन क्षेत्रों में लगातार, चाहे इससे पहले प्रधानमंत्री की मोदी के दौरे हो, सिकल सेल को लेकर जो अभियान चलाया गया, तमाम योजनाओं का लाभ जो दिया जा रहा है, तो आप परफॉर्मेंस से कहिए और फिर बताइए कि अधिकारों से कमतर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। देखिए ऋषभ जी, किसी भी समुदाय, जाति, वर्ग, मजहब, धर्म के लोगों के बीच में कोई उत्थान का कार्यक्रम होता है, मैं कहता हूं इस पर कोई राजनीति का विषय गहरा नहीं है, न होना चाहिए। सिकल एनीमिया का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, भाई जो सरकार में बैठे उन्हीं को तो करना होगा, लेकिन केवल ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा केवल तक सीमित न रह जाए, क्योंकि इन सारे माध्यमों में कई मंत्रालय भी बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार है, मंत्रालय है, जिस कार्यक्रम का भाई बात लाभ ले रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके बजट की हेरा फेरी पे जरूर कांग्रेस पार्टी उस पर मंशा इनकी जानना चाहेगी, मंशा क्या है इनकी। ठीक है, देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीरज तिवारी जी आपके पास आता हूं। जिस तरीके से इस पूरे वनवासी आदिवासी शब्दों का जो लगातार हमने देखा कि सियासीकरण हुआ, कई तरह के बयान इससे पहले देखने को मिले, अभी राष्ट्रपति ने जो कहा और जिन बातों का जिक्र अब कांग्रेस कर रही है, क्या वनवासी कहने से आदिवासी अधिकारी कम, उनके अधिकार कम हो जाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस शब्द को कहकर उनके अधिकार कम करती है, जो कि कांग्रेस आरोप लगाती है? और अभी जो कांग्रेस के तर्क है कि किसी तरह की एक पूरा प्रस्ताव, वो एप्लीकेशन भी भेजा गया है, जानकारी भी मांगी गई है, जीतू पटवारी जी ने राष्ट्रपति जी को भेजा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या स्थिति शब्दों के जरिए होती है, और मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर क्या स्थिति आप देखते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से ऋषभ जी आदिवासी शब्द की बात हो रही है, यहाँ राजनीति शब्द की हो रही है, ऐसा हम लोग को दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो शब्द की नहीं है, ये 47 सीट जो आदिवासी समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, उस सीट की लड़ाई है। इसलिए ये राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय हो गया है कि आदिवासी या वनवासी। बात यह है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और जिस प्रकार से जल जंगल जमीन की वास्तविक भागीदारी अब इन सभी लोगों को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में एक आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने इसको लिया है, राजनीतिक एक मोड़ बनाया है। जैसे कहते नहीं कि राजनीतिक गलियारों में कुछ भी कार्यक्रम होगा मध्य प्रदेश में, सबसे पहले राजनीतिक बनाया जाएगा। एक्चुअल में राजनीति था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको जानबूझ के इसलिए बनाया गया क्योंकि 47 सीट का निर्णय हमारे आदिवासी समाज के लोग करते हैं हार और जीत में, इसलिए ये राजनीति का मुद्दा। लेकिन नीरज जी, पिछले कुछ समय से आप किस तरीके से इस हवा को देखते हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे बड़े कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश का कई बार दौरा किया, आदिवासियों के बीच में गए, और लगातार अब भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में है, एक फोकस लगातार किया गया है। ठीक है, उसका लाभ भी आदिवासियों को मिलता है, कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं, लेकिन क्या वो पकड़ कांग्रेस की अभी है, या फिर बयानों के जरिए, इन चीजों के जरिए साधने की कोशिश है? अभी आप क्या देखते हैं, आदिवासी किसके पक्ष में नजर आ रहा है? देखिए, इस बार जो तरीका हमने चुनाव में भी देखा पहले, कि आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं अब वो मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ते हुए आ रहे हैं। जब वो जुड़ेंगे तो सत्ता में भागीदार भी बनेंगे, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हम भारतीय जनता पार्टी के मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो हम सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके पहले कांग्रेस ने भी किया, जो उस समय संसाधन थे उस समय कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत तीव्र गति से आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ती हुई आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसका असर भी हमने देखा है। लेकिन प्रेमव्यास जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि बहुत सारी विभिन्न अनुमतियों के माध्यम से आदिवासियों की भूमि को खरीदा गया है, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कह रहे हैं, और कांग्रेस कहती है कि हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। तो मुद्दा उन्होंने ढूंढा है, जो जमीनें उनकी खरीदी गई हैं, उनकी जमीन जंगल को छीनने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, उस पर वो हमलावर है। एक इमेज तो सेट करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई है कि आप आदिवासी विरोधी हैं, जमीन जंगल को लेकर आप व्यापारियों को सौंप दे रहे हैं, और आदिवासियों के लिए इससे खतरा बताया है।
पटवारी जी पत्रवीर की तरह है। जब मैं रहू विधानसभा में वहीं उसी विधानसभा में रहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने 27 पुल पुलिया बनाए। जब पत्रकारों ने पूछा कहाँ बनाए तो वो बता नहीं पाए कहाँ बनाए, क्योंकि 27 पुल पुलिया बने ही नहीं कभी विधायक द्वारा, ना विधानसभा में उसका कोई जिक्र किया गया। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से झूठ प्रदर्शित करना और दूसरी तरफ में जो प्रक्रिया है, जो अधिनियम है, वो तय नीति और पारदर्शी प्रक्रियाओं के तहत हो रहा है। और उसमें भी 1.0 के अलावा जो एमआई फैक्टर था उसको 2.0 कहा गया, 4 गुना मुआवजा दिया जाना है। वहीं पर आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में तो नकली आदिवासी और असली आदिवासी, कांग्रेस के शासन में वो लोग सड़कों पर आ रहे थे कि हम लोग असली आदिवासी नकली आदिवासियों का कार्ड बना दिए, उनको योजनाओं में सम्मिलित कर दिया। अर्धनग्न प्रदर्शन हुए कांग्रेस के शासन में। तो कांग्रेस ने क्या करा ये तो समूचा देश देख रहा है। दूसरी तरफ है कि अगर सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ST/SC मंत्रालय का अलग गठन कब हुआ? हमारी सरकार में हुआ। उसके बाद दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स 2016 में, हमारी सरकार में बिना। उसके बाद ही तो तय हो पाया कि 2002 में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था बनी 2022 में। उसके बाद आदिवासियों के विकास में समूचा जो एक ड्रॉबैक था वो हटाकर और विकास किया गया। तो मुझे लगता है कि आज आदिवासी समाज अपने प्रतिनिधित्वकर्ता को देखता है। प्रदेश में जिस तरह के हमने योजनाएं चलाई है, चाहे वो आदिवासी योद्धाओं के नाम से हो, रानी कमलापति स्टेशन हो, बूढ़ रानी के नाम से हो, उसके बाद में शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, और कई सारे कैलेंडर के माध्यम से पूरे वर्ष भर का हम उत्सवों को भी वार्षिक कैलेंडर में सम्मिलित कर रहे हैं, ताकि आज जो समाज जो पछूता था और जो सिर्फ शब्दों की बात कहते हैं। मुझे बताइए ना, एक समय था जब हमारे आदिवासी भाई बंधु वनवास करते थे, वन क्षेत्रों में रहते थे, तब उनको वनवासी कहा जाता था। आज वही बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ शब्दों से नहीं, वास्तविकता में पैसा एक्ट का कितना अनुपालन किया गया और उसकी जानकारी दी गई। सत्र में विधानसभा पटल पर सेना पटेल जी द्वारा जब प्रश्न किया गया था, तो बकायदा जितने क्षेत्र, चाहे अलीराजपुर हो, जोबट हो, सेंधवा हो, अनूपपुर हो, पुष्पनगर हो, बालाघाट हो, बड़वानी हो, नेवाली हो, बैतूल हो, ऐसे कई सारे क्षेत्रों की जानकारी दी गई। तो मुझे लगता है आज समूचे देश में जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उससे आदिवासी समाज लाभान्वित भी है और अपने प्रतिनिधित्व कर्ता को सर्वोच्च पद पर देख के अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता है। इसीलिए प्रदेश सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने कहा वर्ष भर का कैलेंडर बनाया, चाहे वो भीमा नायक हो, चाहे टंटिया मामा के लिए हो, चाहे वो आदिवासी गौरव दिवस के, आज हम उसको मुख्य धारा में लेके बना रहे हैं। कांग्रेस बताए ना, जवाब दे दो। ठीक है। देखिए, आप पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि काम जो हुआ है वो बीजेपी की सरकार में हुआ। और प्रवीण खरे जी, क्योंकि तमाम नामों का जिक्र भी किया जाता है, टंटिया मामा हो, शंकर शाह हो, या तमाम ऐसे नामों का कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, समझाती आई है जनता को, आदिवासियों को, कि जो सम्मान मिलना चाहिए था पिछले 70-75 सालों में वो तो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सम्मान देने की कोशिश की। अब काम करने की बात भी कह रहे हैं। और अभी विश्वास सारंग साहब कह रहे थे कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन है। कोई अगर तथ्य है स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आप जमीन जंगल को छीनने की बात कहते हैं, उसके कोई स्पष्ट प्रमाण हो तो वो बताइएगा। देखिए ऋषभ जी, मैं एक बात की पुष्टि आपके चैनल के माध्यम से जरूर चाहता हूं। जैसे कि कैलाश सारंग जी का एक बयान आपने सुनाया था, विश्वास राष्ट्रपति महोदय का अपमान कांग्रेस पार्टी, विश्वास सारंग जी का, कैलाश सारंग जी का जी अपमान करती है कांग्रेस पार्टी। तो मैं एक चीज की पुष्टि आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, यदि मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं भी दुरुस्त कर लूंगा। जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ था, क्या उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को आमंत्रित किया गया था? मैं भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूंगा। तो ये क्या अपमान है, क्या सम्मान है? विषय अपमान सम्मान का नहीं है। अरे भाई, 2003 से आप सत्ता में हो, मध्य प्रदेश के भीतर है, तो काम करना तो आपकी जवाबदारी है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी काम करेगी, जनमत आपके पास है। दूसरा, केवल ये बात केवल नाम बनाम हो रही है, आदिवासी और वनवासी। फिर देखिए प्रवीण जी, फिर वही सियासी सवाल उठते हैं ना कि आपने तो सामने प्रत्याशी खड़ा कर दिया था, आपने तो राष्ट्रपति के विरोध में अपना उम्मीदवार उतार दिया था, फिर इस तरह की चर्चाएं फिर सियासी तौर पर। देखिए साहब, ये नहीं, देखिए साहब, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां चुनाव होता है। अब इस तरह तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना तीसरा प्रत्याशी यहां उतार दिया जनमत केवल। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव में जब आमने सामने होते हैं, जनमत वाली बात होती है। हम तो चुने जाने के बाद बात कर रहे हैं, जब तो वो हमारे देश के सबसे शीर्षस्थ नेता राष्ट्रपति पद पर, महामहिम पद पर उपासीन हो गई थी। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी वनवासी शब्द से इतना प्रेम करती है तो भगवान बिरसा मुंडा जी का अस्तित्व पर सवाल उठाती है, सिद्धू टांटिया भील जी के अस्तित्व पर सवाल उठाती है,
सीताराम राजू जी के साथ अस्तित्व पर सवाल उठाती है और कोमाराम भील के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। देखिए, बात प्रोपोगेंडा बनाने की है। नहीं, लेकिन ये सत्ता में आप कैसे जो बात आए कह थे? रहे हैं, जिनका जिक्र आप बंगाला- कर रहे हैं, यही बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती है कि जो चीजों को, जिनका नाम को जिक्र किया, वो सम्मान पहले नहीं दिया गया, वो सम्मान मिला। राष्ट्रपति जी का आपने जिक्र किया, तो वो तो खुद बीजेपी, उन्होंने राष्ट्रपति किसी आदिवासी को बनाया। कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र होता है फिर, तो आदिवासी वो लगाव वो दिखाया नहीं कांग्रेस ने पहले। अब जब बीजेपी में वो दिखाई दे रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप बीजेपी लगाती है। नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता साथी है, बहुत योग्य है, प्रेम व्यास जी। जरा भारतीय जनता पार्टी के पहले भी दुनिया थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, संवैधानिक व्यवस्था थी, उस समय के भी कार्यक्रम थे, उनको भी देखें आप। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही केवल ये ठीक है, शुरुआत ठीक किया है। प्रेम व्यास जी, दूसरा आप कुछ मैं कहना चीज़ चाह रहे थे, कहना बताइएगा। चाहता वो कह रहे हैं कि पहले की दुनिया को भी देखिए कितने काम किए गए हैं, और राष्ट्रपति को लेकर जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि राम मंदिर के जब वहां पर पूरा कार्यक्रम रखा गया तब नहीं बुलाया गया, तो इस बात से भी वो कह रहे हैं कि ये आपका एक अलग तरीके का रवैया है, जो दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और। नहीं ऋषभ जी, राम मंदिर न्यास ने, ट्रस्ट ने बाकायदा सभी को लेटर इनवाइट करा है और उसी ने तय करा था। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये न्यास की तरफ से तय किया गया। दूसरी तरफ जिन लोगों को दिया था, उन्होंने तो इनविटेशन पाकर आने से मना कर दिया। अखिलेश जी इनके सहयोगी, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। भाई, आपको इनविटेशन मिलेगा, आप आएंगे, स्वेच्छा होगी या नहीं आएंगे? आप बाकायदा इनविटेशन कर्ता को कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी आज तक गए क्या? और उसके बाद उत्तर प्रदेश से जो मंत्री गए थे, या जो आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब यही समस्या है आप लोगों की। आप लोग कहते हैं एक तो आदिवासी समाज को अलग छोड़ देते हैं, उसके बाद मुहूर्त भी छोड़ दिया आपने। कहते हैं सारे शंकराचार्य, हमारे देश के शंकराचार्य कह रहे थे कि ये गलत मुहूर्त में हो रहा है, वो भी छोड़ दिया आपने। प्रेम व्यास जी, श्रीमान बताइए, प्रेम व्यास जी, आप श्रीमान बताइए मुझे, सारे लोगों ने देखा है। प्रेम व्यास जी, जब आपको आपत्ति नहीं होती, जब हिंदुओं को हिंसा कहा जाता है, जब आपको आपत्ति नहीं होती। चलिए ठीक है, एक एक करके, समय पूरा हो रहा है, एक एक करके हमारे आपत्ति नहीं होती। आपको तब आपत्ति क्यों नहीं होती जब कुंभ के ऊपर खड़गे जी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होती। लालू जी फालतू कह देते हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होती। आदिवासी समाज की जो है सर्वोच्च पद पर बैठी महिला के साथ अभद्र टिप्पणी आप करते हैं, आप कहते हैं राष्ट्रपत्नी, तब कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक है, ठीक है, एक एक करके हमारे। लेकिन प्रवीण जी 10 सेकंड में कहिएगा, फिर नीरज जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, क्योंकि अब जिन मुद्दों का आप जिक्र कर लें, कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर गिर जाती है। राम मंदिर का जिक्र भी करेंगे तो पहले आपके नेताओं का नाम आ जाएगा, फिर आदिवासियों से मुद्दा शिफ्ट होकर आ जाएगा, क्योंकि फिर तमाम चीजों में फिर आरोप आप पर लगते आए हैं पहले से। राम मंदिर को लेकर भी राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि क्यों अभी तक नहीं गए। तमाम नेताओं का, जब सहयोगी दल के नेता थे, आमंत्रित किया गया था, नहीं पहुंचे थे। देखिए, सारे सवालों के जवाब समय समय में मिलते रहेंगे, विषय और होगा तब। मैं एक लाइन आप ही ने छेड़ा, इसलिए मैंने कहा जी। आदिवासी और वनवासी को परिभाषित करने का तरीका, जब वनवास, प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ था और सीता माता का जब हरण हो गया था, तो प्रभु श्री राम सीता माता के को ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए जंगल गए थे। तो एक किरदार आता है सबरी माता का। जब सबरी माता की कुटिया में जब डेरे खाने गए थे, तो सबरी माता आदिवासी है और प्रभु श्री राम वनवासी है। विषय ये है क्योंकि वो सबरी माता आदिकाल से रह रही थी। सबरी माता जल जंगल जमीन उस संस्कृति की सजोए रखे थी, और प्रभु श्री राम उस क्षण के लिए वनवास काटने गए थे, वो वनवासी है। तो विषय ये है कि वनवासी कहकर उनके इतिहास को चैलेंज कर रहे हैं। उसके माध्यम से उनकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी के सेठों को जल जंगल जमीन नहीं दे पा रहे हैं ना, आदिवासी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, आदिवासी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। समय पूरा हो रहा है। नीरज तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, यहाँ पर अंतर स्पष्ट ये प्रवीण खरे जी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस के पास जो तर्क तमाम दे रही है, वो तर्क है वाकई में ऐसे कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ जिस तरह से चीजें चली आ रही हैं, या फिर जिन बातों को सिर्फ कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से विरोधी तस्वीर को नजर आती है, या काम नहीं किया गया है, या आदिवासियों के समर्थन में नहीं है, या आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो तर्क हैं वो सीधे तौर पर कई आरोप के तौर पर वो बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने शब्दों को पकड़ा है, जैसा अभी साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं, आदिवासी और वनवासी, मतलब हम वन में थोड़े दिन के लिए वास करने गए तो हम वनवासी हो गए, जो अनादिकाल से रह रहे हैं वो आदिवासी हैं, ऐसा उनका कहना है। तो शब्दों से समाज का कल्याण उतना नहीं होता।
जितना हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ करके, अपने से जोड़ करके, अपनी भावनाओं से जोड़ करके उनके जीवन में एक नयापन लाएं और जिससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, देश और दुनिया में अपना नाम कमाए। ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जिन्होंने विश्व में एक अलग ही स्थान स्थापित किया। भारत के झंडे को पूरे विश्व में फहराने का श्रेय भी उनके हाथ में जाता है। ऐसे भी हमारे आदिवासी बहुत साथी हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि जिस प्रकार से आदिवासी साथी हम सभी लोग के साथ मिलजुल कर भारत राष्ट्र को एकजुट कर रहे हैं, इसको सब लोगों को साथ में बराबर जोड़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए समय पूरा हो रहा है। प्रेम व्यास जी का आखिरी रिएक्शन आपका, और क्योंकि जो एग्जाम्पल जो प्रवीण जी ने दिया, कितने आप सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्रवीण जी अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज वनवास में जो वास करता है और माता शबरी के समय, उसमें कई सारे एग्जाम्पल है। जो साधु ऋषि मुनि थे, जो शिक्षा देने का कार्य करते थे, वे भी आदिवासी वनवासी कहलाए। तो मुझे लगता है लंबा, भगवान तुलसीदास जी, उसके बाद में भगवान वाल्मीकि जी, वे भी आदिवासी वनवासी कहलाए। तो लंबा इतिहास है। राणा महाराणा प्रताप के यहाँ जो सिक्के चलते थे, एक तरफ जो है वो राजपूत वीर होते थे, एक तरफ सिक्के में भील राणा हुआ करते थे और उनको भील राणा की उपाधि दी गई। ठीक है प्रेम व्यास जी, मैं आपको रोक रहा हूं, समय पूरा हो गया, मुझे कमांड मिल रही, लेकिन यहाँ पर चर्चा और हो सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण, जो लब्बो आप मुझे समझ आता है, वो नीरज तिवारी जी ने महत्वपूर्ण जिक्र किया कि जिस तरीके से आप शब्दों को लेकर अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन असली काम आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ना, जो विकास से वो पिछड़े रह गए हैं उनको आगे सामने लाना और उनके लिए असल विकास करना ही सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के लिए उपलब्धि होनी चाहिए। और इसी से शायद आदिवासी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन आपके अपने अपने तर्क हैं, वनवासी आदिवासी की लड़ाई है, लेकिन क्या कुछ तस्वीर आगे रहती है, देखना होगा। चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रेम व्यास जी, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी और वनवासी को लेकर एक बार फिर सियासी पारा गर्मा है, क्योंकि राष्ट्रपति जब पहुंची और कहा कि वनवासी कोई कहे वो है आदिवासी, आदिवासी रहेंगे, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किसने कितना काम किया, कौन आदिवासी हितैषी है, इसको लेकर भी चर्चाएं कई बार देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल इतना ही, देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।